हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे समास, ठीक है? समास हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि समास आपको रटना नहीं है। आपको इस विधि से पढ़ाऊँगी कि आपको सारी विधि याद हो जाए, अपने आप आपके दिमाग में फ़ीड हो जाएगी। बस आपको अपने दिमाग की बत्ती जला के रखना है और सारी चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाते हुए जाना है, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से फ़ीड होती जाएँगी और जब दिमाग में चीज़ें फ़ीड रहेंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं समास। अब जानते हैं समास का मतलब क्या होता है? जब शब्द हमने पढ़े ना, तो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है तो उनको हम कहते हैं सामसिक शब्द। तो समासिक शब्द जो होते हैं उनके योग से 2 समासिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो हम उनको कहते हैं क्या? समास कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह लिख लेते हैं 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को समासिक शब्द व उनके योग को समास कहते हैं, ठीक है? आ गई बात समझ में? ये इतना हो गया कि हमारा समास किसको कहते हैं, ठीक है? जैसे एक शब्द हमने लिया ज्ञान सागर, ज्ञान सागर, ठीक है? इसमें देखिए 2 शब्द आए ज्ञान और सागर, ठीक है? तो समास में ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं कि इसमें 4 तरह जो पद हो शब्द होते हैं, शब्द को हम पद कहते हैं ना, तो पद जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। किस कौन-कौन से 4 तरह के? पहला होता है समस्त पद, ठीक? जैसे कि ये हमारा हो गया। फिर दूसरा होता है पूर्व पद, तीसरा होता है उत्तर पद और चौथा होता है समास विग्रह, ठीक है? तो जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम में इसी सब तरह की चीजें आती हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे हमने एक शब्द लिया ज्ञान सागर, तो ये क्या हो गया? ज्ञान सागर हमारा समस्त पद हो गया। समस्त पद क्या हो गया? ज्ञान सागर, ठीक है? ये हमारा एक पद हो गया, ठीक है? इसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या होता है? ज्ञान। उत्तर पद क्या हो गया? सागर, ठीक है? तब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या विग्रह निकलता है? ज्ञान का सागर, ठीक है? क्या विग्रह होता है? ज्ञान का सागर। और चौथा क्वेश्चन क्या आता है? इसका हमको नाम बताना होता है, ठीक है? तो ऐसे तो इसमें ये तत्पुरुष समास है, ठीक है? ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ये तत्पुरुष समास है, लेकिन सारा मैं बताऊँगी नहीं, ये पहचानना आपको होगा कि ये कौन-सा समास है। तो उसके लिए आपको समास के भेद जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो जानकारी के लिए आपको बता दूँ, जनरल तौर पे हम पढ़ते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है, हमारे आयोग की बात आती है या किसी भी आप बड़ी किताब में पढ़ लें, किसी बड़े राइटर की, बहुत हिंदी के प्रख्यात विज्ञान जानकार की किताब आप पढ़ लें तो उसमें आपको मिलेगा कि समास 4 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि समास का जो बँटवारा होता है वो जिस आधार पे होता है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? हमने ये बात की कि होता है इसमें पदों की बात की यानी कि शब्द की बात की, शब्दों के योग की बात की तो वही हमारा पद होता है, तो हम उसके आधार पर देखते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है जब हम समास का मेल करते हैं, तो एक पद आता है प्रधान। जब भी हम इसमें कौन-सा पद प्रधान है, जब हम समास पहचानने की बात आती है, जैसे मैंने इस समास में कहा कि ये हमारा है तत्पुरुष समास, ठीक है? तो इसमें पद के प्रधानता की बात आती है। जब भी हम समास पढ़ते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं। पहला देखते हैं 2 या 2 से अधिक, पहला क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल, ठीक है? अधिक
शब्दों का मेल, ठीक है, ये हमारा एक चीज आती है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि एक शब्द आता है प्रधान। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद, जो हमने पद पढ़े उसकी प्रधानता के आधार पर ही बंटवारा होता है। प्रधान यानी कि मेन, ठीक है, मेन का मतलब जानते हैं ना, मेन या प्रमुख। ठीक, तो जो हमारे समास का बंटवारा होता है वो इसी प्रमुखता के आधार पर होता है, ठीक है। प्रमुखता का आधार कैसे बढ़ता है, जैसे समास के प्रकार, तो इस 4 तरह से इसकी प्रमुखता का बंटवारा होता है, ठीक है। पहला तो हो सकता है कि जब 2 ही पद होते हैं ना तो प्रथम पद प्रधान। दूसरा बंटवारा हो सकता है, उत्तर पद बताया था ना, उत्तर पद प्रधान, ठीक, या तो हो सकता है दोनों पद प्रधान, ठीक, या दोनों पद अप्रधान, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं। तो जो हमारा ये बंटवारा होता है समास का वो 4 ही प्रकार से होते हैं। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि समास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब इसके आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे बात आई कि प्रथम पद प्रधान होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रधानता के आधार पर, इसको यहां से दिखाई दे रहा है ना आपको, समझ में भी आ रहा होगा। तो प्रथम पद प्रधान यानी कि कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष, सॉरी अव्ययी भाव, प्रथम पुरुष अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। अब आया उत्तर पद प्रधान, और दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान। तो उत्तर पद प्रधान जिसमें होता है वो क्या है, तत्पुरुष, ठीक। फिर दोनों पद प्रधान, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वो समास कौन सा होता है, द्वंद्व, ठीक। और दोनों पद अप्रधान, कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी कि तीसरा कुछ उसमें आ जाता है, तो वो क्या होता है, बहुव्रीहि, ठीक है। ये देती हूं समास, 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 ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समास के 4 भेद होते हैं। अब उत्तर पद प्रधान जो होता है, ये तत्पुरुष समास जो होता है, इसी से मिलते जुलते 2 होते हैं कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद जो होता है अप्रधान यानी कि गौड़ होता है। तो इसमें पहला कौन सा है, द्विगु, द्विगु समास, और दूसरा कर्मधारय समास, ठीक है। इन दोनों में, ये दोनों इसी की तरह होते हैं, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद गौड़ होता है। तो ये इन्हीं तत्पुरुष समास की श्रेणी में ही आ जाता है, क्योंकि इन तीनों की परिभाषाएं एक ही बात कहती हैं, ठीक है। तो हम प्रथम पद प्रधानता की बात करें, अब यही भाव समास की प्रथम पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं, बहुब्रीहि समास में। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम अलग अलग सभी समासों के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको और भी क्लियर होगा, ठीक है। इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट करना बहुत जरूरी है। चीजें, जरा सी चीजें आपके माइंड से जरा सा खिसकेंगे और पूरा सब कुछ बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल एक लाइन से समझते जाएंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। तो पहला हमारा आता है अव्ययी भाव समास, पहला। अब देखिए परिभाषा आपको पहले ही बता चुकी हूं, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, अब ये बात आती है कि हम पहचाने कैसे। तो नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययी भाव, जिसका भाव अव्यय हो, यानी और कैसा हो अव्यय, जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूं कि इसमें
क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वितीय पद गौड़ होता है, गौड़ को ही अप्रधान बोलते हैं। या प्रथम पद अव्यय होता है, या प्रथम पद उपसर्ग होता है, ठीक है। या प्रथम पद मुख्य होता है। किसी रूप में भी आप जानेंगे तो ये आपका अव्ययी भाव समास समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय यानी जो हर दशा में एक सा रहे। अव्यय अभी लास्ट वीडियो में ही आपको पढ़ाया था ना कि अव्यय क्या होता है। या प्रथम पद अविकारी होता है, जिसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हो सकता, वो हर परिस्थिति में जहां भी आप लगा दो वो वैसा ही रहेगा। तो ऐसा ही प्रथम पद होता है। उदाहरण आपको बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा आजीवन, ठीक। तो इसमें दो पद कौन से आ रहे हैं, यानी कि सारे जीवन भर, जीवन, यही तो इसका समास विग्रह आ रहा है, सारे जीवन। तो और जीवन, दूसरा पद क्या है, जीवन। तो ये प्रधान या द्वितीय पद गौड़। जब हम आजीवन की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि जीवन भर, आज सारे जीवन, मतलब हमने हमारे आंखों के सामने पूरे जीवन घूम जाता है कि पूरे जीवन भर हमको ये देखना है, आजीवन सुख भोगेंगे। तो ये आता है कि हम जब तक हम जिएंगे, हमारे मन में पहले यही तो विचार आता है कि कब तक जिएंगे, यानी बहुत लंबा जीवन जिएंगे। तो यानी कि ये प्रथम पद प्रधान है। और उपसर्ग भी है, मुख्य भी है। जीवन तो किसी के आगे भी आप लगा सकते हैं, मुख्य भी है। या आप कह सकते हैं यह अव्यय भी है, उपसर्ग है। किसी भी तरह में ये हमारा इस पे फिट बैठता है। तो क्या है, अव्ययी भाव समास है। दूसरा हम ले लेते हैं प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन हमने लिया दूसरा। प्रतिदिन में यानी कि हर दिन या रोज। प्रतिदिन जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि रोज ये रूटीन हमारी चल रही है, आज के दिन, दिन तो रात दिन लगा सकते हैं, हर दिन लगा सकते हैं, रोज दिन लगा सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन की जब बात आती है तो हमारे मन में घूम जाता है कि हमको ये काम डेली करना है। मैंने जैसे कहा कि आपको प्रतिदिन पढ़ना है, तो आपके मन में पहला ही सवाल घूमता है ना कि मुझे ये डेली करना है ना। तो इसमें प्रधानता किसकी दिखा रहा है, प्रति की, कि मतलब हर दिन हमको ये काम करते रहना है। तो दैट मीन्स ये पद प्रधान हो गया। अब प्रति कहीं भी लगाएंगे तो प्रति ही रहेगा, प्रति समय, प्रति क्षण। तो प्रति तो किसी भी लिंग वचन कारक का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो ये अव्यय भी हो गया, प्रति उपसर्ग भी हो गया। तो ये दैट मीन्स ये अव्ययी भाव समास है। या हमने ले लिया बेधड़क, बेसुध, ठीक। मान लिया हमने ये ले लिया, या बेसुध यानी कि बिना सुध के, जिसको सुध बुध ना हो, बेसुध है, बेसुध सी रहती है। तो हमारे मन में पहले क्या विचार आता है, किसी को हमने कहा कि वो बेसुध से रहती है, तो पहला विचार तो यही आता है ना कि वो बहुत अचेत सी पड़ी होगी, है ना। तो यानी कि इसमें प्रधानता कौन दिखा रहा है, बे दिखा रहा है, कि यानी कि बिना सुध के हो जो। तो इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास हो गया। या हमने कहा यथाशक्ति, ठीक। तो इसमें शक्ति के मतलब जितनी शक्ति हो, वही तो होगा यथाशक्ति। दो पद जुड़े तो इसमें यथा क्या दिखा रहा है कि हाँ उसकी जितनी शक्ति रही होगी, है ना। तो प्रथम पद प्रधान हो गया, ये अव्यय भी हो गया, उपसर्ग भी हो गया, मुख्यता भी ये दिखा रहा है कि शक्ति जितनी हो। शक्ति को गौड़ में दिखा रहा है ना, पर जितनी हो, उसकी संपूर्ण शक्ति को चैलेंज कर रहा है ना। तो प्रथम पद प्रधान हो गया। इस तरह से हम देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। इसका प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद गौड़ होता है। आ गई बात समझ में। इसी तरह बहुत सारे आते हैं, भरपेट, भरसक, आजीवन, आजन्म, या प्रतिदिन, प्रतिक्षण, इस सब तरह के शब्द आते हैं, ठीक। अब इसको रब करती हूँ, दूसरा बताती हूँ आपको। दूसरा हमारा आता है तत्पुरुष समास, ठीक। तत्पुरुष
समास। आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है, पूर्व पद गौड़, इसमें क्या होता है, पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका पहला पद जो होता है, जो दो पदों से समास बना होता है, तो पहला पद गौड़ होता है और जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। ठीक है, इसको एक तरह से और पहचानेंगे कि इसमें विग्रह करने पर कारक चिन्ह इसमें आता है। ठीक है, विग्रह करने पर उदाहरण आपको बता देती हूँ। जैसे हमने कहा माखन चोर, दो पद हमने जोड़े, इसका विग्रह करेंगे माखन का चोर या माखन चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, या फिर हमने ले लिया देशभक्त, क्या लिया, देशभक्त, दो पद लिए देश और भक्त, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश का भक्त। ठीक, इसी को अगर हम देशभक्ति करेंगे, मान लिया देश, तो देश की भक्ति। आ गई बात समझ में। तो इसमें देखिए कारक चिन्ह आ रहा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से काके के आया ना, आ रहा है कारक चिन्ह। और दूसरा पूर्व पद गौड़ होता है, जब हम माखन चोर बोलते हैं, ठीक है, तो हमको क्या पहले दिखा रहा है, माखन चोरी करते हुए दिखा रहा है, हमारे मन में विचार आ रहे हैं ना। जब गौड़ता की हम बात करें, प्रमुखता की, तो जो वो शब्द बोल के हमारे मन में विचार आ जाए, माखन चोर, तो हमारे दिमाग में माखन कम आ रहा है, उसकी चोरी करते हुए हरकत ज्यादा दिमाग में आ रही है ना, तो यानी कि उसका पूर्व पद जो है वो गौड़ हो गया और उसके चोरी की क्रिया जो हो रही है वो प्रधानता से हमारे अंदर दिमाग में आ रही है, तो क्या हो गया, हमारा तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, और काकी के भी आ रहा है, मतलब कारक चिन्ह भी आ रहा है। इसी तरह बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं, जैसे ले लेते हैं, ले लिया कुल श्रेष्ठ, यानी कि कुल के श्रेष्ठ। ठीक, तो वही, ये ज्यादा सही है, चुराने वाला, कुल के श्रेष्ठ जो हों वही कुल श्रेष्ठ हो गए। तो यहाँ देखिए श्रेष्ठ की प्रधानता हमको नजर आ रही है, कारक चिन्ह भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरह से हम तत्पुरुष समास पहचानेंगे कि कौन सा समास तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के जो इसकी है मतलब परिभाषा, इसी परिभाषा को इंगित करते हुए दो समास हमारे पास और आते हैं। एक तो हमारा हो गया द्विगु समास, इसका पहला क्या है, द्विगु समास। ठीक है, इसकी परिभाषा भी सेम बात कहती है, यानी कि पूर्व पद गौड़, पूर्व पद गौड़ भी होता है और संख्यावाचक एक चीज और ऐड होती है, इसलिए बता रही हूं, संख्यावाचक होती है। ठीक, और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे हमने कहा तिराहा, यानी कि तीन है रास्ते ना, तीन है राह ना, वही तो तिराहा हो गया। तो इसमें क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक है ना, और गौड़ भी है, राहा कहने से ही हमको रास्ते की अनुभूति सबसे पहले हो रही है, तो ये हमारा पद क्या हो गया, प्रधान है। और प्रथम पद क्या है, गौड़ होने के साथ साथ संख्यावाचक भी है। या हमने उदाहरण ले लिया पंचवटी, त्रिनेत्र,
ठीक है, इस सब तरह के शब्द जो होते हैं वो द्विगु समास के हैं। संज्ञावाचक इसमें ध्यान रखिएगा प्रथम पद, और पहला पद गौड़ भी होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। त्रिनेत्र हम बोल रहे हैं तो पहले हमारे अंदर नेत्र की भावना आ रही है, नेत्र हमको दिखाई पड़ रहे हैं ना, तीन तो पहले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पहले जब हमने त्रिनेत्र कहा, आप त्रिनेत्र बोल के देखिए तो पहले मनो में अनुभूत कौन सी होती है, नेत्र की ना, कि तीन नेत्र हैं, यानी आंखें तीन है, यहाँ वहां यहाँ दो आंखें तो सबके होती हैं, तो तीसरे की हमें अपने आप अनुभूत किसकी होती है, आंख की होती है, तो यानी उत्तर पद प्रधान हो गया इसका। ठीक है, नोट डाउन करिए। आपको एक और इसी का सेकंड पार्ट है, कह लीजिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है, इसकी भी परिभाषा वही कहती है, इसमें भी प्रथम पद गौड़, उत्तर पद प्रधान। ठीक, इसके साथ साथ प्रथम व द्वितीय पद में विशेषण व विशेष का संबंध तथा उपमेय या उपमान का संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कर्मधारय समास में, प्रथम पद गौड़ होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, और जो पहला और दूसरा पद होता है उसमें विशेषण और विशेष का संबंध होता है, यानी कि उपमेय और उपमान का संबंध होता है। पहला पद क्या होता है, दूसरा पद उसकी तुलना कर रहा होता है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, और विशेषण और विशेष का, एक की विशेषता दूसरा पद बता रहा होता है। ठीक है, जैसे एक परिभाषा हम ले लेते हैं, महाकवि, क्या लिया, महाकवि। तो देखिए प्रथम पद हमारा गौड़ हो गया, महाकवि बोलने पे हमारे कवि की अनुभूति पहले हो रही है, तो यानी कि द्वितीय उत्तर पद हमारा प्रधान हो गया, और विशेषता किसकी बता रहा है, कवि की विशेषता तो बता रहा है कि महान है कवि, महान है कवि, यानी कवि की महानता बता रहा है, यानी ये इसकी विशेषता कौन बता रहा है, महान होना क्या विशेषता ही तो बता रहा है। या उपमेय, उपमान को, उपमेय उपमान का संबंध दोनों में आ रहा है ना, कवि को कैसा बताया जा रहा है, महान बताया जा रहा है, तो उपमेय उपमान का संबंध आ रहा है। इसके अलावा जो ये विशेष होता है, ये देख लीजिएगा, ये हमेशा संज्ञा होता है, क्या होता है, ये संज्ञा होता है, कवि संज्ञा ही तो है। दूसरा उदाहरण आपको बता देती हूँ, जैसे हमने कहा महौषधि, यानी कि महान औषधि, आपको विग्रह करने की जरूरत ही नहीं, विग्रह आएगा ही नहीं, आएगा, आप महाऔषधि बोलिए, आपके मन में औषधि यानी दवाई पहले मन आ जाएगी, यानी कि जो महान है दवाई, यानी बहुत अच्छी दवाई। औषधि क्या है, औषधि क्या है, औषधि संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। द्वितीय पद जो हमारा विशेष होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, और ये क्या है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है, यानी कि विशेषण है ये क्या है, विशेष है। आ गई बात समझ में। या हमने कहा पीतांबर, ठीक, तो पीतांबर में अंबर क्या हो गया, अंबर यानी कि वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र तो हुए, ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया, या कह लीजिए उपमान हो गया। ये क्या हो रहा है, पीता क्या है, यानी कि पीला, ठीक है, ये उसके रंग को बता रहा है, यानी उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये विशेषण विशेष हो गया, और ये उसका विशेषण है। विशेष क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और प्रधानता किसकी है, अंबर की, यानी कपड़े की, कपड़ा कैसा है, पीला है।
ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जिसमें उपमेय उपमान का भी संबंध हो, यानी कि जो द्वितीय पद होता है वो संज्ञा होता है, विशेषण विशेष का संबंध हो, द्वितीय पद गौड़ हो, वो कर्मधारय समास आ जाता है अपने आप। आ गई बात समझ में? अब हम अगले समास की तरफ चलते हैं। हमारा आता है द्वंद्व समास। तीसरा हमारा द्वंद्व समास। ठीक। हाँ, इसमें द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद प्रधान, पहले भी बता चुकी हूँ, दोनों पद प्रधान। ठीक, इतनी बात रखिएगा। जब दोनों पद प्रधान है तो यानी दोनों चीजें, दोनों लोग बराबर हैं, तो क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। द्वंद्व, द्वंद्व यानी कि झगड़ा। तो दोनों पद प्रधान है तो झगड़ा होगा कि मैं भी राजा मैं भी राजा। दोनों पद प्रधान हो गए। और दूसरी द्वंद्व यानी कि क्या हो गया? द्वंद्व, झगड़ा हो गया। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के या तो विरोधी होंगे, एक दूसरे के विरोधी और पूरक होते हैं। ठीक है। और कई बार हम लोग पहचानने की गलती करते हैं कि जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है तो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसके देखिए हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा माता पिता, विग्रह क्या हो गया? माता और पिता। ऐसे तो पहचानेंगे कि बीच में अगर और लगा हो, या लिया दिन रात पाप पुण्य, इसमें आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा पद प्रधान है? नहीं ना। दोनों एक दूसरे के, देखिए लिंग के हिसाब से एक दूसरे के विरोधी हैं, दिन रात एक दूसरे के विरोधी हैं, ये कर्म के हिसाब से एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है। तो ये या तो एक दूसरे के पूरक होते हैं या विरोधी होते हैं। तो देखिए माता पिता एक दूसरे के पूरक भी हैं विरोधी भी हैं, है ना। दिन रात ये भी एक दूसरे के पूरक भी है विरोधी भी है, ये पूरक नहीं है विरोधी है। तो ये हमारे क्या हो गए? दोनों पद प्रधान हो गए। दोनों में द्वंद्व है कि किसको प्रधानता दी जाए, कोई एक पद प्रधान नहीं है, दोनों पद प्रधान है। तो ये हमारा क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। पहचानना आपको बहुत आसान है। भाई बहन, नमक मिर्च, काला गोरा, ऊंच नीच, आना जाना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब हमारा लास्ट समास बचता है बहुव्रीहि समास। चौथा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक। इसमें क्या होते हैं? दोनों पद गौड़ होते हैं, दोनों पद गौड़, यानी कि कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं। ठीक है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें एक नया अर्थ निकलता है, यानी कि दोनों पद मिलकर नया अर्थ निकालते हैं। ठीक। हमने बात कही चक्र पाणी। ठीक। तो यानी कि जिनके हाथ में है, पाणी यानी हाथ में है, चक्र। ठीक। तो ना हाथ, देखिए चक्र भी हमारा प्रमुख है और पाणी भी, क्योंकि हाथ में है और चक्र है। तो दोनों प्रमुखता लेके नहीं आ रहा है ना, दोनों में प्रमुखता नहीं है। अब चक्र पाणी बोलेंगे तो कोई पद आपको ये नहीं आ रहा है कि कौन सा पद हम प्रधान करें, यानी कि दोनों पद अप्रधान है। अब इसको जब हम चक्र पाणी बोलेंगे तो आपके मन में दूसरा, किसी को हमने कहा कि हाथ में चक्र है, तो आपके मन में सीधा सा विचार आ रहा है ना कि यानी
विष्णु, विष्णु जी ही तो चक्र रखते थे। ठीक है, तो आपके मन में इन दोनों शब्द से कौन सा ये विग्रह नहीं आ रहा है, आपके मन में सीधा क्या आ रहा है, विष्णु जी का विचार मन में आ रहा है ना। या हमने कहा दशानन, दशानन, ठीक है, यानी कि 10 है आनन, आनन। तो 10 से तो आपको ये हो रहा होगा कि ये संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो गया। आनन, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कंफ्यूजन आ रही होगी। लेकिन दशानन जब हम बोलते हैं कि तो हमारे अंदर 10 सिर घूम जाता है, 10 सिर रावण का था, तो हमारे मन में क्या दशानन शब्द नहीं घूमता, दशानन नाम लेते ही 10 सिर हमारे मन में आता है और रावण हमारे दिमाग में घर कर जाता है, इसका नया अर्थ निकलता है, यानी कि रावण। हमने कहा नीलांबर, तो अंबर, नीलांबर यानी कि जिसका वस्त्र नीला है, तो नीला वस्त्र किसका था, शनि देव का। किसका था, शनि देव का। हमारे मन में कौन किसका दिमाग घूम जाता है कि शनि देव नीला वस्त्र लेके अपना अपना भाला साथ में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मन में शनि देव का चेहरा पहले घूम जाता है कि शनि देव ऐसे रहे होंगे। या हमने कहा वीणा पाणी, क्या कहा, वीणा पाणी, वीणा पाणी नाम लेते ही जैसे वीणा हमारे दिमाग में आया, सरस्वती जी दिमाग में आ गई, वही तो वीणा लेती थी। हमारे मन में कोई विग्रह नहीं आया, सीधा कौन सा नया अर्थ आ गया, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया है। नया अर्थ सरस्वती जी कहीं दिया है, नहीं दिया है, नया अर्थ हमारे दिमाग में आ गया। वीणा पाणी हमने कहा हमारे दिमाग में सरस्वती जी का रूप आ गया। पीताम्बर हमने कहा, पीताम्बर हमारे मन में किसका, राम जी की छवि तुरंत आ गई। उस शब्द से कोई जो जिनका हम मेल कर रहे हैं उससे ना आके कोई नया हमारे दिमाग में नया अर्थ प्रकट हो जाए, वही हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होती है कि जैसे दिमाग एग्जाम में आ गया दशानन, तो इसमें देखिए संख्यावाचक है तो आपके दिमाग में आएगा कि ये द्विगु समास है, इसमें संख्यावाचक दिया है। और प्रथम और द्वितीय पद हमारा प्रधान भी जा रहा है, ये संख्यावाचक भी है। पर जब हम इसकी हमारे ऑप्शन जब आते हैं तो इसका निर्धारण हम ऑप्शन के आधार पर करते हैं। या तो देखिए बहुब्रीहि दिया है तो जाहिर सी बात है बहुब्रीहि, क्योंकि पहला हम जब दशानन बोलते हैं पहला हमारे दिमाग में यही प्रकट होता है कि नया अर्थ, यानी रावण हमारे दिमाग में आता है। हम मान लिया पीताम्बर की बात हमने की, पीताम्बर बोलते हैं तो पीला है अंबर, हमारे दिमाग में ये भी आ रहा है कि कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय नहीं, पीताम्बर जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहले राम जी की छवि आती है। तो अगर बहुब्रीहि दिया है तो पहले आप बहुब्रीहि टिक करेंगे, वहीं दशानन में अगर पहले बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि टिक करेंगे। अगर बहुब्रीहि का ऑप्शन नहीं होता है तो आप उस पे द्विगु समास पे जाएंगे, या इसमें पीताम्बर या नीलांबर में जब आपका बहुब्रीहि नहीं दिया है तो कर्मधारय समास पर जाएंगे, अदरवाइज या बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, कई बार आयोग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उन पे बहुत सारे नोटिस डालते हैं बच्चे अपना, ये डालते हैं कि मैंने ये किया था, ये उत्तर फला कैसे सही हो गया, ऐसा तो ऐसा नहीं है। आयोग इसी उत्तर को पहले सही मानेगा, पहले आप पे बहुब्रीहि रहता है तो बहुब्रीहि टिक करेंगे, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता है तो ही आप अदर ऑप्शन पे जाएंगे। क्योंकि जो हमारा एक हमने परिभाषा तत्पुरुष की बताई, तो कोई भी समास हम लेंगे तो उसमें दो समास तो होते ही हैं। जैसे हमने 3 समासों की परिभाषा, तत्पुरुष, कर्मधारय और हमारा द्विगु समास, तीनों की परिभाषाएं मिलती जुलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के गुण उसमें पाए जाते होंगे। तो एक समास में तो जो उसकी प्रधानता है, जिस समास के गुण की जिस समास विग्रह में प्रधानता है उसको आप टिक करेंगे पहले, और प्रधानता ना होने की कंडीशन में और ऑप्शन ना होने की कंडीशन में आप दूसरे समास की तरफ जाएंगे और टिक करेंगे। ठीक है, होपफुली जो समास आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि समास के 4 प्रकार होते हैं। चौथे प्रकार जो हमारा तत्पुरुष समास है उसकी परिभाषा और द्विगु समास और हमारी कर्मधारय समास की परिभाषा एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए ये उसके अंदर आते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।